ये जो थर्ड पार्टी की कॉल आ रही है ना एयरपोर्ट से, हाँ यही परेशान कर रही है बाल करने कि हम पे डेटा आया थी। हमें तो डर या बात हो कोई एक हाथ से लटक ना जाके फांसी वासी के फंदा पे, डर तो या बात को चढ़े है। आपसे लोग उसके साथ मिलने आए हैं? बहुत रोज हमें। रोज आ रहे हैं आजकल? हाँ जी, रोज हमें। गुस्सा नहीं आती ये लोग बार बार क्यों आ रहे हैं? बतेरे फटकारूं, बतेरे भगाऊं। ये लोग बाहर के इनको नौकरी दे रहे हैं, हमारे यहाँ को तो अभी नौकरी नहीं दे रहे। सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी दे रहे। अच्छा, और जबकि उन्हें पता है कि हैंडीकैप, तो उन्होंने हमसे बोला अभी तो एयरपोर्ट बन के चालू ही नहीं हुआ, तो तुम लोगों को जॉब कहाँ से देते? तुम लोग एक साथ एक जगह क्यों नहीं रह पा रहे हो? तो तुम लोगों को भी तो मुआवजा आया होगा। जब हमें इतना नहीं आया, 3 करोड़ में मुझे आता तो मैं हाँ, विदेश से इन्हें तो जो जेवर में कॉलेज को यहाँ पढ़ने जाएंगे, इनमें टीचर तो सुत नहीं होना। बिल्डिंग उनकी अब 4 साल ये बनी ना हो, पीछे तो बिल्डिंग आधी लोग सब चले रहे। कौन पड़ेगा हमें? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सपनों की उड़ान भरने को लगभग तैयार है। अधिग्रहण, मुआवजा और इस्टेब्लिशमेंट ये तो हो गया, लेकिन इन गांव के युवा एक चीज को लेकर अभी भी परेशान हैं, जिसका इनको वादा किया गया था और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पर उन गांवों को बसाया गया है जिनकी जमीनें ली गई और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। तो ये कुछ गांव हैं, जैसे पॉकेट 1 में रोही है, पॉकेट 2 में नंगला गणेशी, पॉकेट 3 नंगला फूलखा, पॉकेट 4 किशोरपुर, दयानाथ खेड़ा, नंगला शरीफ खां, नंगला छीतर। तो 7 गांव के आर-एन-आर यहाँ पर है, जिसके बहुत सारी आप वीडियोस देख रहे होंगे कि बहुत सारा पैसा मिला, वो पैसा आज बहुत से लोगों ने गंवा दिया, बहुत से लोगों के पास बचा है। तो चलते हैं, हम इस गांव के अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि पैसे और मुआवजा तो हो गया है, क्या कोई ऐसा मुद्दा है जो रह गया है इन गाँव के युवाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जस्ट। आज हम जा रहे हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्थापन में जो गांव बसाए गए हैं उसकी आर-एन-आर कॉलोनी में। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो इस गांव में जाते वक्त मुझे यहाँ पर राहुल मिले। राहुल ने मुझे बताया कि अपना गांव घुमाएंगे, और राहुल ने मुझे बड़ी यूनिक समस्या से अवगत कराया है कि पैसा और मुआवजा से इतर कुछ ऐसा था जो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो राहुल, रोजगार है वो रोजगार है, वो जॉब है जो हमसे 2018 में बोला गया था कि आप लोगों को जॉब मिलेगी, और वो नायलो एप्पल जो निष्पादन एजेंसी ऑपरेशन कंपनी है उसके अंदर मिलेगी। बट वो अब तक मुद्दा ही रह गया, और अब तक वो था प्रॉमिस था, वो प्रॉमिस ही रह गया। वो ग्राउंड लेवल पे अब तक एग्जीक्यूट नहीं करा। तो गांव में ऐसे और लड़के हैं जिनसे आप मुझे मिलवाओगे इस वर्ष के लिए? बिल्कुल, बहुत हैं ऐसे बच्चे, मैं आपको मिलवाऊंगा। आप मेरे साथ चलोगे तो मैं एक एक करके और सबको बुला लूँ। तो आपके पास कागजात नहीं है इस चीज़ के? बिल्कुल भैया, और डॉक्यूमेंट्स हमारे पास IGRS हैं, और जो हमने लेटर्स लिखे हैं मंत्री जी को लिखे हैं, राज्य मंत्री हमारे MLA साहब हैं, SDM DM सबको एप्लीकेशन लिखे रखे। सो ऑफिशियल्स जितने भी हैं, एयरपोर्ट से रिलेटेड हो, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हो, सबके पास हमारे लेटर्स हैं। और जो हमारे MP साहब हैं, MLA सर हैं, हमारे जो उड्डयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की जो हमारी मंत्री जी हैं, वो हमने नीचे से लेकर ऊपर तक कोई ऐसा इंसान नहीं जहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन ना दी हो कि हमारी जो जॉब थी उसका हमारा क्या हो रहा है। पर हमारे पास ना कोई रिवर्ट आता है, ना कोई मेल्स, अगर मेल भेजते हैं उसका रिप्लाई आता है, कुछ नहीं होता हमारा। मुआवजा ना लेकर के तुम्हें नौकरी चुनी थी तुमने, ये कहा। बिल्कुल भैया। हम जो युवा हैं, इस एयरपोर्ट्स के आने से हमको क्या बेनिफिट हुआ सर? स्कीम में 5,86,000 रुपये हमको मिले थे, उसमें से भी 86,000 रुपये हमको मिले, सिर्फ 5 लाख रुपये हमने नौकरी के कटवा दी। ठीक है। और कुछ नहीं मिला हमको उसमें, और एक 50 मीटर का प्लॉट ओनली। ठीक है। सिर्फ हमको भरोसा ये था कि सर ये जो नौकरी है कहीं ना कहीं हमको अच्छी जो रोजगार डायरेक्ट एयरपोर्ट में डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी हमारी, तो शायद हमारी जिंदगी जो सवर सकती है, वरना अंधेरे में है सर हमारी। जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट थी 2013, तो उसके हिसाब से हमारी जब जमीन 2018 में अधिकृत की गई थी, तो उसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफर दिया गया था कि आप लोगों को या तो 5 लाख रुपए ले लो जो बच्चे 18+ हैं, और जिन्होंने 10, 12 मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था, 18+ जो बच्चे थे उनके लिए 5 लाख रुपए ले लो, या एक जॉब ले लो परमानेंट, वो एयरपोर्ट के अंदर। ठीक है। अब उसके अंदर ड्राफ्ट जो बना था उसमें लिखा था कि एयरपोर्ट में आपको नाइल या यापल जो निष्पादन एजेंसी है उसमें जॉब मिलेगी। हम 2022-23 से हम ADM साहब के पास गए, SDM साहब के पास गए, तो हमने जब ADM साहब से बोली, SDM साहब से बोली कि सर हमारी जॉब का क्या चल रहा है,
तो उन्होंने हमसे बोला अभी तो एयरपोर्ट बन के चालू ही नहीं हुआ, तो ठीक तुम है, लोगों को जॉब कहाँ से देते। ठीक है। और हमारे एसडीएम सर थे अभय सिंह, हमने उनसे बोला तो उन्होंने बोला बेटा ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये तो 2-3 साल रहेंगी चली जाएंगी, तुम धूल में काम करोगे। हमने कहा चलो ठीक है, एसडीएम सर हमारी तरफ सोच रहे। फिर ऐसे ही टाइम बीतता गया, हम जाते रहे, एप्लीकेशन देते रहे। हमने शुरू से लेके एसडीएम सर से लेके डीएम मैम तक, डीएम सर जो जितने भी हमारे तबादले हुए, जो भी डीएम सर आए, डीएम मैम आई हैं, अब हमने कोई नहीं छोड़ा, सबको हमने एप्लीकेशन दे रखी है, सबको ज्ञापन दे रखा है। ठीक है जी। अब हम पे सितंबर में हमारे पास कॉल्स और मेल आती हैं बच्चों के पास, मतलब सबके पास नहीं आई। हम टोटल 750 बच्चे थे, 750 के आसपास। तो उनमें से बच्चे परेशान होते 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 बच्चे 344 बचे। अब उन 344 में से भी जैसे बच्चों ने 344 बचे, तो उनमें 350 जो बच्चे थे पहले उन्होंने पैसे ले लिए, क्योंकि वो इतने परेशान हो चुके थे। ठीक है। अब हमें जब सितंबर में उन्होंने कॉल करा तो लगभग 70-80 बच्चे के आसपास कॉल करी। तो जो 70-80 के आसपास कॉल करी, जो 344 बच्चे हैं, तो बाकी कहाँ गए। अब हम 11 सितंबर को गए। अब हम जैसे उसमें अंदर गए एयरपोर्ट में, तो हमें सब बढ़िया तरीके से पहले ले जाया गया। फिर हमें वहाँ पे 2 फॉर्म दिए कि आपको इस पर साइन करना है। तो हमने उनसे पूछा पहले आप हमें ये बताइए जो आप हमसे साइन करवा रहे हैं इसमें हम एम्प्लॉय किसके होंगे, हमारा एम्प्लॉयर कौन होगा। कि ये एम्प्लॉयर आपका होगा जो ये वेंडर्स कंपनी है, जैसे पैराग्रीन, एलानॉन और SIS। हमने कहा अच्छा ये कंपनी है, पर हमने तो 5 लाख रुपए छोड़े। तो उन्होंने हमसे बोला कि हमें इस बात में कोई नॉलेज नहीं है कि आप लोगों ने 5 लाख रुपए छोड़े। तो हमने जब उनसे पूछा कि हमारा डेटा आप लोगों के पास कैसा है, फिर जब आपको हमारे से रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप हमें किस बेस पे हमारे पास मेल और कॉल कर रहे हो। कि हमसे तो बोला गया था कि आपको ऐसे बच्चे बुलाने हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों को ये कभी पता चला कि आओ सारे लोग आओ कि नौकरी किस किस पदों पे होगी या किस किस चीज की नौकरी होगी, कुछ आइडिया है? नहीं, आज तक इन्होंने कोई भी मेंशन डाटा क्लियर नहीं किया गया कि कोई भी बच्चा कितना क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, तो उसको किस बेस पे हम नौकरी दे रहे हैं। अच्छा, पहला बात ये है कि ये काफी दिन से सभी को इग्नोर कर रहे हैं। जितने बच्चे जाते हैं सभी के लिए एक मजाक सा बना कर रख रखा है। प्रॉमिस डेट कौन सी थी जब तुम्हें बोला गया था कि नौकरी मिलेगी? तुम इससे पहले कहीं काम कर रहे थे? हाँ, मैं गुड़गांव कॉमकेस्ट में काम करता था। मेरा प्रोसेस का नाम कॉमकेस्ट था, कंपनी मेरी CNX थी, कंसेंट्रिक। हाँ जी, US बेस्ड कंपनी है मेरी। तो मैं उसमें एक टेक्निकल फील्ड में काम करता था। मेरी अच्छी खासी सैलरी थी। इन्होंने जब मेल भेजी कि 11 तारीख को आपका इंटरव्यू, तो मुझे लगा कि इंटरव्यू है तो मेरी जॉब लगी जाएगी, और क्योंकि मेरे पे पहले से मैंने फॉर्म भर रखा है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे इंस्टेंट रिजाइन दे दिया। उस कंपनी ने भी मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया, वो इनकी वजह से। अगर मैं आज नहीं छोड़ता तो मैं वहाँ पे ब्लैक लिस्टेड भी नहीं होता, और मैं दोबारा जाके वहाँ अप्लाई कर सकता था, क्योंकि मुझे 3 महीने हो गए। कंपनी का रूल होता है कि 3 महीने के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, पर मैं वहाँ भी अप्लाई नहीं कर सकता। मेरी अच्छी खासी सैलरी आ रही थी, मेरी वो भी नहीं आती है। 5-6 महीने ज़्यादा हो गए मेरे का। आप लोगों के पास आप लोग के पास आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन क्या? मेरी BSc B.Ed और मैंने B फार्मेसी कर रखा है। BSc B.Ed B फार्मेसी। B.Ed करने के बाद TT वगैरह देते हो आप? हाँ, दिया था सर मैंने, लेकिन बट इनके पास में हमारा पूरा डाटा है जो एक रिज्यूम कलेक्ट करके इन्होंने रख रखा है। उसके अकॉर्डिंग भी ये किसी को उस तरीका की नौकरी नहीं देना चाहते जिस तरीका की हमारे पास क्वालिफिकेशन। हम इनसे कोई एक्स्ट्रा नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम वो नौकरी मांग रहे हैं कि जो हम क्वालिफिकेशन के साथ जितनी सक्षम है, हम एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं मांग रहे हैं कि हमको आप एक्स्ट्रा पदों पर रख दीजिएगा। जितनी हमारी क्वालिफिकेशन है, हमने सरकार से और यहाँ SDM साहब से, DM साहब से, और यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनसे भी ज्ञापन कई बार दिया है। माननीय सांसद जी हैं महेश शर्मा जी, उनको भी कई बार दिया है। अच्छा, ये बताओ आप लोग की जमीनें कितनी गई थी? जमीन हमारी तो 5 बीघा गई थी, और 5 बीघा का मुआवजा मिला था? हाँ, उसका तो मुआवजा मिल गया था। 20 लाख रुपए पर बीघे के हिसाब से? उसी हिसाब से मिला था सर। वो पैसा आपके पिताजी को आया? हाँ, वो तो उससे हमने खेत ले लिया। उससे आपने खेत ले लिया। तो आपके पास 1 करोड़ रुपए आए थे आपके पिताजी के पास? जी सर। उसका आपने खेत ले लिया। खेत कहाँ लिया? खेत हमने यहाँ पर लिया, चांचली दौरा, मतलब ये जेवर और इसके बीच में स्पेस बोल दिया। आपकी भाई जी, क्या नाम पड़ा भाई आपका? शेट्टी। शेट्टी। क्या करते हो आप? अरे तो किसान ठलवार है। अरे यार, पढ़ाई किए हो आप? ना, आपको भी नौकरी का वो था यहाँ से? आपकी कितनी जमीन गई थी? 80-90 बीघे। 80-90 बीघा आपकी जमीन गई है? तो आपको तो मुआवजा है वो काफी खूब यार। 80-90 बीघे तो अच्छा खासा हो गया। मतलब तुम्हारा तो हो गया यार। कितना मुआवजा है? 16 करोड़? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, करके नहीं पता होगा। अभी तो फिर उस पैसे क्या हुआ? घर में जमीन ले ली और पास, जमीन ले ली, गाड़ी फाड़ी ले रही, गाड़ी में बेच भी दी। अब भी है, अब भी है आपके पास गाड़ी? कितने की? ट्रैक्टर है और दो गाड़ी। कौन सी? एक सिप पे, एक वो बने लो।
आपने छोटी ही गाड़ी ली, बड़ी गाड़ी बेच दी फिर छोटी ले ली। आप पे भाई आपने भी गाड़ी खरीदी? नहीं सर, हमने गाड़ी नहीं। समझदारी से सब जमीन ले ली। आपकी जमीन कितनी गई थी भाई जी? 5 बीघे जमीन गई सर। फिर उसका पैसा आया तो फिर जमीन खरीदी, मकान बनाया, अपने पढ़ाई लिखाई करी, शादी हो गया, फिर बचा है उसमें कुछ? बचा हुआ भी है और भी अपने काम चल। मतलब समझदारी से आपने इसको वो किया। अच्छा, इस गांव में ये भी बड़ी बात है कि बहुत बड़े बड़े मकान बन गए हैं, बहुत पैसा खर्च हो गया। एक तो वेन्यू मुझे दिखी जो चाचा ने नाम लिया, वो वही वेन्यू थी सामने हाँ मैं समझ गया। और वो 3.5 करोड़ वाला घर। हाँ। और वैसे भी यहाँ ध्यानपुर खेड़ा गांव है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे घर हैं। हर जगह पे घर तो मतलब पब्लिक ने पैसा घरों में लगाया है, पर एक होता है कि यूज करना हिसाब से वो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पैसे का सही इस्तेमाल हुआ कि एकदम उड़ा दिया गया? देखो, जिसके पास समझदारी तो उसने सही इस्तेमाल करा है। जैसे आप लोग भी बता रहे हो पैसा आप लोग के यहाँ भी ठीक ठाक आया था। आपकी कितनी जमीन थी? हमारी 8 बीघा गई। 8 बीघा गई थी। फिर उस पैसे का क्या किया आप लोगों ने? सभी पैसे फादर के अकाउंट में हैं, उन्होंने जो जमीन प्रॉपर्टी लाई है वो हमारे लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए सर जमीन ले ली आप। और आपने गाड़ी हमारे पास पहले से थी, तो मतलब आपको आप उस पैसे को खर्च ना करके नौकरी के इंतजार में हो। देखो, यहाँ पे हमें पैसे और घर मकान से वैल्यू नहीं है जब तक रोजगार नहीं होगा। सही बात है। उसका करोगे क्या? जब तक यहाँ पे जो वादे किए थे, हर प्रधानमंत्री जी कहते थे हम आपको हर साल 2 लाख नौकरी देंगे, वो तो छोड़ दो। यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट वालों को जो इनकी जमीन भेजी, जिनसे वादा किया था, मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंग ये सरकार है सिर्फ एक झूठ बोलती है। ये बड़े बड़े वादे करते हैं, जगह जगह जाते हैं कि हमने इतने जेवर एयरपोर्ट 3000 करोड़ रुपए से इतना बनाया है, सिर्फ इतना रोजगार दिया। सिर्फ एक झूठ के सिवा कुछ नहीं है। सही कह रहा है भाई। आपकी भी जमीन कितनी? जी 10 बीघा। 10 बीघा 2 करोड़ रुपए आया। फिर उस पैसे का क्या हुआ? ऐसे का अपने मकान बना ली, जमीन वमीन ले ली, गाड़ी वाड़ी लेने। गाड़ी कौन कौन सी है? गाड़ी 2 है, बोलेरो कैंपर। एक बोलेरो कैंपर। अच्छा कैंपर, तो कैंपर से थोड़ा बहुत मैं चलाता हूँ। अच्छा चलाते हो आप, तो कम से कम आपने बोलेरो तो मतलब फिर समझदारी वाला सौदा हुआ ना, वो काम के चक्कर में ही लिए भाई। तो अच्छी बात है। आपकी भाई जी सर हमारे पास कोई गाड़ी जमीन कितनी थी आपकी? जमीन हमारा तो छोटी सी जमीन था, हमारी 100 गज का प्लॉट था, बस वही था। उसी से हमारा जो है सेंटर वेंटर चला कर वो बंद हो गया। अब वो आपने इधर डाला है? यहाँ पर तो रेंट पर है, और नौकरी मिल जाए तो अच्छा परिवार चल जाएगा। सर जी, हमें तो ये लगे है कि यहाँ में जो है ना, ये जो R&R सिटी बनाई है तो बढ़िया सिटी, मगर यहाँ में अब ऐसा लगे है रोजगार न मिलने से ना, ऐसा लगे है जैसे जो और बाहर के विदेशी लोग यहाँ के रहेंगे और हम जो झोपड़ पट्टी में रहेंगे जाकर। इन सब में सबसे युवा आप ही हैं। मेरे संग और भी है 10 और भी। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 45। और कितनी उम्र लिमिटेशन है? 50 ही होगी? 60 साल। 60 तो नौकरी की है। ऐसा कुछ ड्राफ्ट में मेंशन नहीं, मतलब एज में मेंशन नहीं। 18 होनी चाहिए मिनिमम, 18 होनी चाहिए उसका। तो आप भी इसी नौकरी की उम्मीद में हो। आपकी जमीन कितनी अधिग्रहण में गई थी? जमीन गई 10-12 बीघे। उसका पैसा आया? पैसा वो देने ना दी, कहीं चवन्नी भी सब किया पैसे, जमीन ले ली। उस पैसे को वापस जमीन ले ली। कहाँ पे? ये लॉस ना हो वहीं बहाने पे। तो उसका खेती करते हो आप? अपनी मतलब बटैया पे ना वो पैसे देता होगा, और वो तो उससे पैसे आते होंगे ठीक ठाक। हाँ। बाकी आप नौकरी के इंतजार में। कितना पढ़े हो आप? मैं 10वीं फेल। अरे क्यों झूठ बोल रहे? क्या कर कितना पढ़े? सर मैं ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने जो सर 12th कर रखे साइंस से। अच्छा। और एक आधार सुपरवाइजरिंग का सर्टिफिकेट है मेरे पास, आधार सुपरवाइजरिंग की है मैंने उसमें बैंक में। अच्छा। हाँ, तो इस एयरपोर्ट की जब 11 सितंबर को हमारे पास मेल आया था, तो उस टाइम वो भी आपको भी मेल आया ही है? और सबको आया था। 4 बार मेल आ चुके हैं हमारे पास थर्ड पार्टी के। 4 बार हमने विरोध किया हर तरीके से, जो भी हमसे संभव हो सकता था वो भी हमने किया। और वो तुम क्या बता रहे थे कि वो साइन किया, ई सिग्नेचर ले लिया और आवंटन हाँ, वो ऐसा था, जब हम 11 तारीख को गए थे तो हमने सोचा कि एक बार बच्चों को बिठा के देखते हैं कि एयरपोर्ट में इंटरव्यू किस हिसाब से हो रहा है, किस बेस पे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। तो 2-3 बच्चे थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने इंटरव्यू फेस करा। अब ये आप भी जानते हो कि जब तक हम ई साइन नहीं करते, हमारा जो ऑफर लेटर है, हमारा ज्वाइनिंग लेटर है, वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि हम ऑफर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जब तक हम ई साइन नहीं करेंगे। ठीक है। अब उन लोगों ने क्या करा, विदाउट ई साइन, कोई बच्चों ने ई साइन नहीं करा, ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करा, उनको दिखा दिया कि हमने ये बच्चे जॉब लगा दिए। और आज हमें 7 साल हो गए हैं, सभी जगह जा रहे हैं हम, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। और हमें 5 लाख रुपए छोड़कर वेंडर के नीचे नौकरी दी जा रही है।
इधर हम आपसे 7 साल पहले भी कर लेते। सही बात। बार बार हमको ये एयरपोर्ट में बुलाते हैं और आश्वासन देते हैं, कभी 1 महीने का देते हैं, कभी 15 दिन का देते हैं। कल मेरे पास NIA से कॉल आई थी यहीं पे कि सर आपको हमारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं आपके, आप धर्मेंद्र जी बोले हो जी, कि आपकी हम सैलरी 35,000 रुपये लगाएंगे आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और आपको हम 25,000 रुपये इन हैंड आपको काट पीट करके आपको देंगे। हमने बोला सर 10,000 रुपये हम किस चीज़ के कटवाएंगे, कि आपका PF है, ये ऐसा ही है, मैं कितने % काटोगे? 12% से भी इतने नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में 2 बार, जनता दरबार में भी लेकिन वहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सभी को यही टालम टोर करके वापस रिटर्न कर दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इनकी सभी की किसी भी बच्चे की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बट ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने कहा था कि जब एयरपोर्ट चालू होगा आपको तब नौकरी दिए जाएंगी। ये नौकरियां हमको वो नौकरियां देना चाह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज में जब तक एयरपोर्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ था, किसी को स्वीपर दे रहे हैं, किसी को का है और तरीक़ा की नौकरी दे रहे हैं, जो डस्टबिन वाली, वो वाली, इसी से सफाई वाली, क्लीनिंग वाली। तो ये नौकरियां तो तब भी थी जब से एयरपोर्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ था, और उनमें ये लोग बाहर के को नौकरी दे रहे हैं, हमारे यहाँ को तो अब भी नौकरी नहीं दे रहे। अगर ये देना चाहते थे किसी भी प्रकार की नौकरी तो ये हमको फर्स्ट स्टार्टिंग में ही 19-20 के अकॉर्डिंग दे सकते थे, क्योंकि इनके पास में हमारी पूरी विद डाटा सहित क्वालिफिकेशन इनके पास में है। अगर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये हमको हमारी क्वालिफिकेशन मान लो 10th है, तो ये हमको किस बेस पे कहाँ रखना चाह रहे हैं ये क्लियर नहीं कह सकते। और हम आज भी SDM साहब के पास में गए थे। इससे पूर्व जो SDM साहब हैं अभय सिंह, वो यहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। अब जो बने हैं दुर्गेश जी, उन्होंने हमारे को कल के लिए बुलाया है दोपहर के लिए। अब वो देखते हैं हमारे को क्या आश्वासन देते हैं। बट आश्वासन यानी 18 तारीख को जी, आश्वासन देने के बाद में इनके पास में और कोई हमारे पास कोई नैतिक उपचार नहीं है। जी मेरे पास में कॉल आई थी, मेरे पास में मेल भी आई थी, मैं जो है सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी दे रही। अच्छा, जबकि उन्हें पता है कि हैंडीकैप आपके पास अब मतलब मुझे तो दिख रहा है, पर विकलांगता के सर्टिफिकेट सारे आपके सारी चीज़ है मेरे पास में, और वो जो मुझे सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी दे रहे। आपको देख करके, देखने के बाद 2 बार 3 बार चले गए हम एयरपोर्ट के अंदर। वो रिज्यूम भी हमारे वहाँ पर जमा, उन्हें सबको पता, मैंने SDM साहब को भी बताया, और यहाँ के जो आशुतोष चतुर्वेदी सर हैं, मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी है। उसके बाद ही मेरे पास ना फ़ोन आ रहा है कि आपको सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी दी जाए। अब बस हम अगर यही है कि हमारा जो है, हमें और कुछ ना चाहिए, हमें जो नौकरी मिल जाए बस, जिससे हमारा जो घर का पालन पोषण हो सके। इससे बड़ी कोई बात। में से किसी की शादी हुई है? हाँ जी, शादी हुई है, 2 बच्चे हैं सर। आप लोग की जब शादी हुई होगी तब भी ये चीज़ घर वालों ने बोली होगी लड़के की नौकरी लगने वाली है? ओरिजिन से बने हुए हैं हम। हमने जो हमारे ससुराल वाले हैं सबसे बोली थी हमने। ससुराल वाले बोलते होंगे कि यार बोलते हैं झूठ बोल के किसी के चक्कर में लड़ाई तो नहीं हुई ना? अभी विवाद होता है सर घरों में, होता है ना? बोला तुमने हमारे साथ में, हमारी लड़की को धोखा दे दिया तुम। आपकी मैडम जो आपसे नाराज होती होंगी ये बात सुनाती होंगी? पूरा बात सुनते हैं सर, लड़ाई होती है। वाले हैं जी। मेरा रिश्ता आया, मैं भी बताता हूँ, मेरा रिश्ता आया, ठीक है जी। अब लड़की के पापा राजी, लड़की राजी। मेरे पापा की बताता हूँ मैं, मेरे पापा कह रहे जी जब तक जॉब नहीं लगी जब तक नहीं करूंगा। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 27 साल है मेरी उम्र। देखो मतलब तुम्हें तो इस बात का दुख भी, नौकरी भी नहीं, शादी भी नहीं। नहीं, हाँ देखो सीधी सी बात है ना यार, मैं कहाँ से करूँ? अगर मैं पहले भी मैंने जॉब रिजाइन दिया, अगर मैं रिजाइन नहीं देता तो मैं शादी भी नहीं करता। आपके भाई हंस रहे हैं कि शादी भी नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता शादी, सीधी बात है। मेरे को जॉब नहीं तो मैं खाऊंगा कहाँ से? मेरे पापा कर रहे हैं, मेरे पापा अकेले कर रहे हैं यार, मैं कहाँ से खा लाऊंगा उसे? सीधी बात है। वो आए मिलेगी, गाड़ी अच्छी मिलेगी, दहेज मिलता है, दहेज अच्छा मिलता है। ग्रेटर नोएडा में तो मिलता ही रहेगा। बात ये है। सुना, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे चल के तुम कागज दिखाने आ रहे थे, वो कागज कहाँ है? चले चलते। है ना सर जी, इनसे ज़्यादा परेशान है बालक। ये जो थर्ड पार्टी की कॉल आ रही है ना एयरपोर्ट से, यही परेशान कर रही है बाल कहते हैं कि हम पे डेटा आया, डेटा मतलब दरियाबाद हो, कोई एक हाथ से लटक ना जाके फांसी वासी के फंदा पे डर तो आबाद को चढ़े है। अब जब इतनी सारी बात हो ही रही थी तो फिर बस वही आम आदमी वाली समस्याएं, है ना, रेगुलर सी लगती हैं ये, पर इन्हें सुनना बहुत जरूरी है। हमने सुना, आप भी सुनिए। पानदारी में ना रहने को तो बढ़िया जगह है, यहाँ से बढ़िया जगह तो हमारी गाँव। अच्छा, ये अच्छी जगह है, बढ़िया जगह। एक बात मुझे ये बताओ, यहाँ की बाकी सुविधाएं कैसी है? साफ सफाइयाँ, तुम लोग की बिजली का क्या व्यवस्था है?
बिजली पानी के यार ये सुविधा, हाँ ये क्या होता है? साफ सफाई उधर से जाकर देखो क्या वो करो जो पानी की लकीन भी चालू पानी अभी पानी कैसे आता है? बोरिंग आप लोगों की नहीं, टंकी लगी अभी तो समर समर लगे हुए हैं। और आप लोग की वो बिजली का क्या हिसाब है? बिजली आती है? बिजली आती है। बरसात में भी सही सा मतलब गर्मी में आने पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी आप लोगों ने की कोई व्यवस्था है, जैसे दवाई छिड़की जाती है। ये सब नहीं होता। सफाई कौन करता है इन सड़कों पे? येड़ा जो है, येड़ा की तरफ से सफाई कर्मी भी लगाए हुए हैं, कम से कम 4। ननिया सब मोल का पी रहे हैं, यहाँ पे पानी कोई एग्जिट नहीं है कि यहाँ पे कोई पीने की कोई सुविधा नहीं है। टंकी बन चुका, आप लोग का जब से टंकी बनी है आज तक उसमें से ये दूध पानी किसी ने पिया नहीं है उसमें से, तो उस टंकी का फायदा क्या? टंकी चालू नहीं हुई है उसमें से। ये गिलास सब एक जगह रखना हुआ है, फेंकना मत उसे। ये सारे एक जगह रखवा है। टंकी सिर्फ दिखाने के लिए लगा दी गई है कि आर कॉलोनी में टंकी लगाई हुई है, इसका पानी ये लोग पियेंगे। और आप मुझे ये बताओ, यहाँ सीवेज का क्या व्यवस्था है? सीवर पाइपलाइन कहाँ जाता है? सीवर ठीक है, वो सब और व्यवस्था आप लोग पहले पाइप पड़ी हुई है? ब्लॉक है। मतलब ब्लॉकेज होता होगा। बरसात में पानी भरता है यहाँ? पानी भरता है, पानी इधर निकासी है, निकासी निकल जाए। ड्रेनेज है। जो व्यवस्था बनी हुई है, और जो एक बार खराब हो जाती है उसको दोबारा देखने के लिए नहीं आता। कंप्लेंट करते हैं, जब भी 4 बार कंप्लेंट करते हैं, जब एक बार आते हैं। अभी हमारा प्राइमरी स्कूल है, इसमें छोटे बड़े बच्चे सबके पढ़ते हैं, दरवाजे पे कचरा पड़ता है उस पर। इतनी बार कंप्लेंट कर दिए तहसील में, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे बीमार होते हैं उनसे कचरे से। एक बात और कहना चाहूँगा, सुनता प्राधिकरण के जो भी बड़े अधिकारी हैं सर, हम तो बिल्कुल किसान परिवार के ही बहुत ही मामूली बालक हैं। अगर आपकी दया कृपा से जो आपके हाथ में है कि हाँ इन बच्चे नए एयरपोर्ट में सही जगह शिफ्ट कर सकें, वो अपनी पूरी ताकत लगाएं और हम बच्चों को जल्द से जल्द एयरपोर्ट में लगाने का काम करें। कहीं ना कहीं जो टाइम खिंचता जा रहा है, ये हमारे लिए ना बेहद ही ज़्यादा जो है हानिकारक है, बिल्कुल ये मान लो। एयरपोर्ट बना, जमीनों के अधिग्रहण हुए, मुआवजा आया, और बहुत सारी वीडियोस आपके फ़ोन में आपके पास आ चुकी होंगी कि कितना मुआवजा आया, उसका क्या किया गया, किसी ने मकान बनाया, किसी के पैसे ख़त्म हो चुके हैं। बट इसमें इस बीच जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे आज आके पता चली, जेवर के RNR कॉलोनी में आज हम हैं, और यहाँ पर जो लड़के मिले, जो युवा मिले, उनकी ये बातें हैं कि इन्होंने मुआवजे के वो 5 लाख रुपए छोड़े थे, जिसकी बदौलत इनको नौकरी मिलनी थी। अब 2019 से आज तक इन्हें कोई नौकरी तो नहीं मिली है। सितंबर में इन्हें मेल आया कि आपका नौकरी का इंटरव्यू है, तो बहुत सारे लोग जो नौकरी कर रहे थे वो नौकरी छोड़ करके इस नौकरी की उम्मीद में यहाँ पर आ गए। बट अभी भी ये चक्कर लगा रहे हैं महकमों के, अथॉरिटी के, और इस बीच ये फंसे हुए हैं। कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी धरना देने की बात करते हैं, पर पॉइंट ये है इन्हें नौकरी मिल भी रही है तो वो किसी थर्ड पार्टी वेंडर के अंदर, जिसके साथ ये काम करना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें नौकरी का वादा हुआ था, वो अथॉरिटी की तरफ से था। तो देखते हैं आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जस्ट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जस्ट को सब्सक्राइब करिए। दैट्स द जस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।